नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। पंचायत चुनाव और शराब के जाम का जानलेवा कॉकटेल लगातार सरकार और प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है। जिस तरह से पंचायत चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे ही प्रशासन की ढिलाई साफ दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ के एक गांव में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है कि क्या एक प्रत्याशी सरकार से बड़ा हो गया है, जिसने जरा सी लालच के लिए 7 लोगों की जान ले ली। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि पंचायत चुनाव और जहरीली शराब का कॉकटेल जो है वो गरीबों की जिंदगी कब तक लेता रहेगा। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर पर हैं और प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। पंचायत चुनाव में मतदाताओं को रिझाने का सबसे अच्छा हथकंडा शराब रहा है। आज से नहीं, जब से गांव में चुनाव होते हैं, नेता पैसे, शराब और मुर्गे के बल पर मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगते हैं और ज्यादातर वो ये हथकंडा अपनाकर गांव की सरकार में कुर्सी पाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये चाल लोगों की जान पर भारी पड़ जाती है। इसी तरह की चाल प्रतापगढ़ के कटरिया गांव में भी एक नेता ने चली, लेकिन ये दांव 7 लोगों की जान पर भारी पड़ गया। पंचायत चुनाव में जीतने के लिए एक प्रत्याशी ने लोगों को जमकर जहरीली शराब पिलाई। फिर क्या, 7 लोग काल के गाल में समा गए। कुछ की जान पर अभी भी बनी हुई है। सरकार और प्रशासन तमाम दावे कर ले, लेकिन जहरीली शराब का कहर रोक पाना उनके लिए दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक ऐसा कोई जिला नहीं है जहां जहरीली शराब की भट्टियां ना धधक रही हों। लेकिन कार्रवाई सिर्फ वहीं हो रही है जहां जहरीली शराब से मौतें सामने आती हैं। कार्रवाई के नाम पर भी सिर्फ खाना पूर्ति भर की जाती है। वहीं बाकी जगह तो आबकारी विभाग सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने में लगा हुआ है। शराब की भट्टियां भले ही शराब माफिया चला रहे हैं, लेकिन उनको माचिस देने का काम कहीं ना कहीं आबकारी विभाग के वो कर्मचारी कर रहे हैं जिनकी जेब तनख्वाह से नहीं भरती है। खैर, 7 लोगों की जान तो जहरीली शराब ने ले ली है और अधिकारियों ने मौके का दौरा कर आबकारी निरीक्षक एसओ समेत 4 लोगों पर निलंबन की तलवार चला दी है। लेकिन क्या ये कार्रवाई सही है? क्योंकि किसी भी थाना क्षेत्र में अगर इस तरह की जहरीली शराब की सप्लाई की जा रही थी या फिर कोई प्रत्याशी इस तरह मौत की दावत कर रहा था, तब ये जानकारी जिम्मेदारों को क्यों नहीं थी? बहरहाल, दोषी अधिकारियों पर नाम मात्र की कार्रवाई करके और पीड़ित परिजनों को मुआवजे का टॉनिक देकर प्रशासन ने अपनी कमीज से दाग भले ही साफ कर दिए हों, लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव से पहले शराब बांटी जा रही है, उससे आगे की तस्वीर बेहद डरावनी नजर आ रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जहरीली शराब लगातार साल दर साल लोगों की जान लेती आई है और ये आंकड़ा कम नहीं हुआ है, बढ़ता ही गया है। जिस तरह से 2017 में 88 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2018 में 85 लोगों की मौत का मामला सामने आया। तो लगातार जहरीली शराब कहीं ना कहीं लोगों को विकलांग कर देती है या फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं उसको इस कदर बढ़ा दिया जाता है जो बॉडी पार्ट के किसी अंग को विकलांग कर देती है या उनकी जान पर बनाती है। और ये मुसीबत झेलते हैं गरीब लोग। और इसी तरह से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से अब पंचायत चुनाव में भी इस जहरीली शराब का रंग चढ़ने लगा है। तो बड़ा सिंडिकेट एक तरह से ये संचालित किया जा रहा है, किन लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों शराब माफियाओं पर सरकार शिकंजा करने में बेलगाम साबित हो रही है और क्यों अपराधी बेलगाम होते हुए इन तरह के अपराध लगातार करते जा रहे हैं। तो प्राइम डिबेट का मैं आगाज करती हूं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है सपा पार्टी से विवेक पांडे, साथ ही साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं विवेक श्रीवास्तव जी, पूर्व आईपीएस हमारे साथ सूर्य प्रताप शुक्ला जी मौजूद है और कांग्रेस के नेता हमारे साथ आशीष कोटाडिया जी मौजूद है।
तो सबसे पहले मैं विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी। मैं पूछना चाहूंगी क्यों आपकी सरकार शराब माफियाओं के खिलाफ कोई भी अभियान चलाने में क्यों असफल रह रही है? और जिस तरह से हम देख रहे हैं जो बड़ा रैकेट, एक सिंडिकेट चल रहा है जो शराब कारोबार का, ये भी कहीं ना कहीं एक पैरेलल बन चुका है जो मजबूती से खड़ा हो गया है, उस पर भी लगाम लगाने में भाजपा सरकार क्यों बेलगाम है? देखिए कृति जी, सरकार ने अवैध शराब भट्टियों पर कार्रवाई की है और बहुत जगह सुदूर क्षेत्रों में जहां तक पहुंच नहीं हो पाती पुलिस की, वहां भी पुलिस ने जा के छापे डाले हैं और भट्टियों को तोड़ा है। अभी इसके पहले एक घटना चित्रकूट में घटी थी, उसके पहले आपने बाराबंकी में देखा जहां शराब माफिया को इनकाउंटर में गोली लगी जी। तो ऐसा नहीं, सरकार इसमें कार्रवाई करने से कहीं चूकती नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण ये होता है कि ये लोग बहुत छोटे लोग होते हैं और बहुत कहीं सुदूर जंगलों में इस तरह की भट्टी लगा करके बना रहे होते हैं और ये ऐसी चीज़ है कि पीने वाले लोग वहाँ अपने आप पहुँच जाते हैं। एक कहावत हमारे उसमें यहाँ कही जाती है कि गोरस दर दर बेचन जाए, मदिरा बैठी हाट बिकाए। शराब ऐसी चीज़ है कि जिसको लोग जंगल में भी ढूंढते पहुँच जाते हैं और सरकार को ये पता भी नहीं होता कि वहाँ पे शराब बन रही है। फिलहाल इसमें सरकार ने संज्ञान लेते हुए तत्काल वहाँ के थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया है और भी आगे इसमें जांच की प्रक्रिया चल रही। जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे किसी को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है, कोई बख्शा भी नहीं जाएगा। और हमारी पूरी संवेदना उन मृतक परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। सरकार पूरी संवेदनशीलता से इस प्रकरण की जाँच कर रही है। ठीक है विवेक जी, आपने जिस चित्रकूट की बात करी है, शायद मैं बता दूं 2 सितंबर 2020 को जिलाधिकारी द्वारा पत्र लिखा जाता है इन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। उसके बाद आपके ही एमएलए, आपके विधायक इस पर कार्रवाई करते हुए प्रमाण पत्र देते हैं 18 तारीख को, जो ये कहते हैं कि इस पर कार्रवाई किए जाए, लेकिन उसके बावजूद भी डीएओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। हालांकि जब 7 लोगों की मौत हो जाती है चित्रकूट में, उसके बाद हरकत में आते हैं तो निलंबित किए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन ये कार्रवाई जो है इसमें इतना समय क्यों लग जाता है? सवाल यही है। देखिए कीर्ति, जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होते तब तक शासन स्तर से कार्रवाई संभव नहीं होती। अगर सतही जांच के आधार पर कार्रवाई कर दी जाए तो तुरंत भाग करके हाई कोर्ट चले जाते हैं और माननीय न्यायालय से उनको कोई न कोई रिलीफ मिल जाती है। ऐसे में सरकार पूरी तरह जांच करा के जब मुतमईन हो जाती कि नहीं ये व्यक्ति इस घटना में लिप्त है या इसकी कारगुजारियाँ संदेहास्पद है, तब सरकार उस पर कार्रवाई करती है जी। और जहाँ जहाँ भी सरकार के ऐसे आबकारी विभाग के कर्मचारियों की संलिप्तता मिलती है, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती है। और तो सरकार अभी भी, लेकिन 2 सितंबर को जिलाधिकारी द्वारा पत्र लिखा जाता है, 18 को आपके विधायक, आपके एमएलए ये पत्र लिखते हैं कि इन पर कार्रवाई की जाए, हमारे पास प्रमाण है इसका कि इस तरह का संलिप्त है लोग, इस पे कार्रवाई हो रही है। वहीं आपके जिला आयुक्त के खिलाफ, आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, आबकारी विभाग अपर मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो ये लोग के ऊपर किसका ऐसा संरक्षण है जिसके खिलाफ कार्रवाई करने में आप लोग इतनी देर लगाते हैं? जब 7 लोगों की मौत हो जाती है तब डीईओ निलंबित किए जाते हैं। देखिए कीर्ति, जिसमें होता क्या है कि स्थानीय स्तर पे इनको आबकारी वाले तो वहाँ इसमें शामिल भी नहीं होते, इनकी मिली भगत वहाँ स्थानीय स्तर पे पुलिस के लोगों से होती है। सुदूर इलाकों में वहाँ आबकारी की पहुँच नहीं होती, आबकारी की पहुँच वहाँ पे होती पुलिस की पहुँच, जिन इलाकों में ये भट्टियाँ लगाई जाती हैं। आबकारी वालों को तो अपनी जो उनकी सरकारी दुकान है उन्हीं से ही हिसाब किताब करने के आगे देखने की फुर्सत नहीं रहती है। समस्या वहाँ आती है जहाँ पे सुदूर नदियों के किनारे जंगलों में भट्टियाँ लगाई जाती हैं। इसमें जो स्थानीय पुलिस के सिपाही होते हैं, जो बीट के सिपाही होते हैं, बहुत छोटे स्तर के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह की भट्टियाँ लग पाती हैं। उनके कारण सरकार इसमें तत्काल जिसको चिन्हित कर पाती तो उसके ऊपर कार्रवाई करती है और आगे जांच चल रही, जो लोग भी इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे सबके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, विवेक जी ने कहा। सूर्य प्रताप जी, मैं आप पर आना चाहूंगी। ऐसा कौन सा सिंडिकेट है जो टूट नहीं पा रहा है? और मेरा मानना यह है, जिस तरह से विवेक जी ने कहा कि आबकारी को इसकी सूचना नहीं होती, मुझे लगता है छोटे दर के भी पुलिस अधिकारियों को, पुलिस तक के लोगों को ये पता होता है कि कहां पर कौन सी भट्टी चल रही, कहां पर अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, किस तरह से संलिप्त है, कौन लोग इसमें, किसका संरक्षण प्राप्त है,
ये सब जानकारी होती है, उसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों ये सिंडिकेट टूट नहीं पा रहा है? जिसे आप बहन जी सिंडिकेट कह रही हैं, वो हालत ये होती है कि देखिए, आप जानती होंगी कि बड़े बड़े शराब के ठेके होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी आमदनी होती है। अंग्रेजी शराब की भी दुकानें होती हैं और देसी शराब की भी। उनको तो आप सिंडिकेट कह सकती हैं कि काफ़ी बड़ी आमदनी है, काफ़ी बड़ा उनका कारोबार है। लेकिन ये जो काम जहाँ छोटे छोटे नाजायज़ तौर पर ये बनाने वाले हैं कि महुआ उबाल लिया और महुआ उबाल के उसमें नशा बढ़ाने के लिए धतूरा डाल दिया, या जो गन्ने का सीरा से बनता है वो सीरा, वो मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, नशीला बन जाता है, उसको मिला दिया, या रेक्टिफाइड डिनेचर्ड स्पिरिट कह लें, स्पिरिट से मिला देते हैं कि और ज़्यादा नशा हो जाए तो हमारी बिके। अब वो जो नशेड़ी होते हैं वो ढूंढते हैं कि कौन सी शराब पिए जिसमें ज़्यादा नशा आए, और बनाने वाले जो ये छोटे छोटे लोग हैं, जो विवेक जी कह रहे थे कि वो छिपकर गांव में सोचते हैं कुछ आमदनी हो जाए, बिक जाएगी, तो वो रात के समय अपनी भीतर वाली कोठरी में या जंगल में, कोई नदी का ऊबड़ खाबड़ इलाका है वहाँ नदी के किनारे जंगल में बना लो। लगता क्या है कि वहीं का जमीन खोदा, कुछ लकड़ी डाली, उबाला, मिट्टी के बर्तन ले गए, उसमें उबाला महुआ को और बनाने लगे, और जब जिस दिन वो ज़्यादा नशीली हो जाती है उस दिन वो मर जाते हैं लोग। तो ये बड़े अफसोस की बात है। आबकारी विभाग इसमें प्रायः लिप्त नहीं रहता। क्यों? कि आबकारी का टारगेट दिया जाता है कि शराब ज़्यादा बेचो। अब अगर कच्ची बिक जाएगी, उसका फायदा देसी ये जो कंट्री मेड बन जाएगी, लिकर बिक जाएगी तो उतना घाटा होगा तो वो नहीं इसमें रहते। अब व्यक्तिगत रूप से ये बात सही है कि कहीं कहीं कोई छोटे पुलिस कर्मचारी या छोटे आबकारी के कर्मचारी, ये लोग व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ वाभ लेके उसको ओवरलुक कर देते हैं। ये बात सही है और इसको भी रोका जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बुरी स्थिति ये होती है कि पहले तो ये लोग अपने लिए बना के पीते हैं, गरीब लोग हैं, कुछ थोड़ा सा खाना खाए और खुद महुआ उबाले और उसकी दारू पी लिए, फिर उसके बाद उसी को मौका लगा तो थोड़ा बहुत गांव में बेच लिए। अब ज़्यादा जब जहरीली हो गई और मर गए तो बड़ा भारी कांड हो जाता है। तो इसमें ज़रूरत ये है कि इसको सख्ती से पता लगाते हुए रोका भी जाए। और एक और कमी पाया मैंने उसमें, जो आबकारी अधिनियम बना हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं होती, वो छोटी छोटी सज़ा, बड़ा पुराना कानून है। तो उसके कारण वो सोचते हैं कि अगर हम पकड़ भी जाएंगे तो ज़्यादा सज़ा नहीं होती, तो वो अगर पुलिस भट्ठी पकड़ लेती है, अक्सर करके 2 बोतल दारू देहात से कच्ची लाना और चालान करना बड़ा एक मुफीद काम है पुलिस का, और भट्ठी बरामद कर लेना। तो लेकिन उसमें चूंकि बहुत लंबी कोई तो सजा है, न दंड है बड़ा भारी आर्थिक, इस कारण, और आप जानते हैं एक सिद्धांत होता है, जिस काम में फायदा ज्यादा हो दंड कम हो, उस काम को लोग करने लगते हैं। तो वही बात इस आबकारी वाले में भी लागू है। लेकिन सूर्य प्रताप जी, आप जो कह रहे हैं कि छोटी छोटी जगहों पर ये चीज होता है, अपने पालन पोषण के लिए वो इस तरह का काम कर देते हैं, लेकिन जब सरकारी ठेकों पर इस तरह की शराब मिलती है और इस तरह से नशीली शराबों से मौतें होती हैं, लखनऊ के बहुत से केसेस अभी सामने आए जिन्होंने सरकारी ठेके पर इस तरह के मिल रही थी, तो उस पर लेकर आपका क्या कहना है? वो तो सिंडिकेट बन जाता है ना? नहीं बताऊं आपको, वो जो इस तरह का काम होता है उसमें भी कई बार जो ठेके के कर्मचारी हैं वो सोचते हैं कि मालिक को पता न लगे और हम थोड़ी सी देसी दारू ले करके उसको बोतल में बंद करके बेच लें तो हमें पैसा मिल जाएगा। तो वहाँ वो धोखा करने लगते हैं, जबकि सरकार की पॉलिसी है कि हर बोतल में हॉलोग्राम होगा ताकि सरकार को एक्साइज का टैक्स मिले और उसमें कमी ना आवे। अगर नकली दारू वहाँ बिकने लगेगी तो फिर वो टैक्स कम हो जाएगा। अब इसमें ये बड़ा लंबा सारा मामला इस तरह का, मतलब हर थाना क्षेत्र प्राय इससे प्रभावित है, मैंने महसूस किया है। मैंने नौकरी में बहुत जगह देखी, जहाँ कहीं नदी नाले हैं, जहाँ कहीं पहाड़ है, जहाँ कहीं छिपने की जगह हैं, पता लगा वहाँ पर गांव के लोग 2-4 लोग निकल के वो महुआ उबालने लगे और उबाल के पीने लगे और बांटने लगे। तो ज़रूरत इस बात की है, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि अब वो समय आ रहा है कि जनता इतनी जागरूक नहीं है हमारी, इनको ये शराब के नशे और संभावित मौत से बचाने के लिए
अब जरूरत है कि बिहार की तरह हम लोग भी विचार करें कि कैसे शराबबंदी हमारे यहाँ भी लागू हो जाए, चाहे बिहार वो में शराबबंदी के बावजूद भी सूर्य प्रताप जी शराब तो बिक ही रही है। बहुत कम हो गई है। मतलब जैसे 100 लीटर जहां बिकती थी उसकी तुलना में अब वो 5 बोतल 10 बोतल चोरी से बिकती है, तो उसके कारण पूरी चीज को नहीं खारिज किया जा सकता जी। और तमाम घरों के बर्बादी का कारण बनती है शराब। आप जानती हैं कि मारते हैं औरतों को, बच्चों को, पी के, खाने को नहीं है लेकिन शराब के लिए लड़ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अब इस पर रोकथाम बिल्कुल लगा दी जाए। ये विभाग की जगह कोई ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक बने जो धीरे धीरे उसमें नशा कम कर दिया जाए, तो ये कोई उपयोगी चीज है नहीं। इससे तमाम घर बर्बाद हो चुके हैं। और एक इसकी आबकारी अधिनियम में भी अब हमको लगता है सुधार करना पड़ेगा कि थोड़ा, अगर ये जरूरी कि मर न जाए तो कठोर दंड का प्राविधान इसमें कि जो मरे उन पर फिर 302 लिखिए, 304 लिखिए, ताकि खाली आबकारी अधिनियम लगा देने से उसमें बड़ी जल्दी छूट जाते हैं, जमानत हो जाती है। संशोधन की जरूरत है, बिल्कुल है। सूर्य प्रताप जी आपने सही बोला। विवेक जी मैं आपके पर आना चाहूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है, जो मैं सिंडिकेट की बात कर रही हूँ वो मैं लगातार इसलिए बोल रही हूँ कि 10,000 करोड़ से अधिक का जो ये सिंडिकेट पूरा एक तरह का बिजनेस चल रहा है, पैरेलल हो चुका है, ताकतवर हो चुका है बहुत ज्यादा। इसको किस तरह से देखते हैं? किसका इतना संरक्षण प्राप्त है कि जिला अधिकारियों द्वारा पत्र लिखा जाता है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती थी। जब 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है इस जहरीली शराब के कारण, तब डीईओ को सस्पेंड किया जाता है। इस मंच को धन्यवाद देते हुए पहले तो होली की शुभकामनाएं देते समय देखिए हृदय विदारित हो रहा है कि जिस तरह की जगह घटना हुई है, तो ये भी उचित नहीं लगता कि मैं शुभकामनाएं दूं, लेकिन उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जो सर अभी बता रहे थे कि बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी की गई है, देखिए बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये खबर प्रकाशित खबर बाकायदा है कि 1 मिनट में बिहार में लगभग 3 लीटर शराब पकड़ी जा रही है और हर 10वें मिनट में कम से कम 3 लोग गिरफ्तार किए जा रहे थे। ये खबर है 6 मई 2019 की, ठीक है, जब शराब उस समय बंदी की गई थी। जी हाँ। और आज जो वर्तमान परिस्थिति है, जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश की ही बात करें, इस मौजूदा सरकार के साथ देखिए एक सबसे बड़ी विडंबना कीर्ति जी ये है कि अगर विपक्ष, जैसे मैं कहूं कि समाजवादी पार्टी आपको कोई सुझाव दे, कोई भी विपक्ष का कोई सुझाव दे, तो सबसे बड़ी विडंबना यह कि ये सुझाव लेना नहीं चाहते हैं। एक इनके अंदर इतना प्रचंड जन बहुमत इनको जो मिला था, वो इस तरह से इनके मस्तिष्क पे सवार हो चुका है कि ये किसी भी व्यवस्था में अगर आप सुधार की बात करिए तो ये ना उस आपके सकारात्मक किसी भी सुझाव को लेंगे और ना ही उस पर किसी भी बात, हाँ उसको टिप्पणी या आलोचना में जरूर ये देखना पसंद करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जिस तरह की बात अभी हो रही थी, सबसे पहले तो सर की एक बात से मैं सहमत हूं कि उसमें एक संशोधन करते हुए थोड़ा मैं अपना एक विचार ये व्यक्त करना चाहूंगा कि आबकारी विभाग को और पुलिस विभाग को पहले तो आप कैटेगराइज कर दीजिए सेपरेट। आबकारी विभाग भी जब कोई क्रियान्वयन करने जाता है तो उसमें भी क्षेत्रीय पुलिस इन्वॉल्व होती है। बहुत सीधी सी बात मैं बता दूं, इसके विभागीय समीकरण सर समझ रहे होंगे, बहुत टेक्निकल डिबेट हो जाएगी, बहुत लंबी, इसको लंबा न ले जाते हुए जिम्मेदारी तय होनी बहुत जरूरी है। आबकारी विभाग अगर किसी भी कोई प्रकरण आबकारी विभाग से है तो भी क्षेत्रीय पुलिस दल ही सस्पेंड होता है, तो भी क्षेत्रीय पुलिस वालों पे ही कार्रवाई होती है। मैं पुलिस पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन देखिए व्यवस्था में कमी और लचर व्यवस्था कहां चल रही है, लूपहोल कहां है, उस गैप को भरने की जरूरत है। आप अगर आबकारी विभाग कोई एक्शन ले रहा है, आबकारी विभाग अगर कोई किसी भी तरह की अचानक से समझिए कहीं पे भी रेड करता है तो उसमें लोकल पुलिस इन्वॉल्व होती है। अगर उसमें कोई चूक होती है तो कार्रवाई किस पे होती है, लोकल पुलिस पे होती है। तो ये एक बहुत, देखिए आज की डेट में हमारे वर्तमान स्थिति जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, कानून व्यवस्था, ये भी एक तरह से देखिए विषय वही आ गया जिसमें हम कई बार डिबेट कर चुके हैं। मैं हमेशा एक जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूं कि आंकड़ों पे मैं नहीं जाऊंगा। आप आंकड़े हैं मेरे पास, आंकड़े आपके पास भी होंगे, सर के पास भी होंगे, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि जहां लूपहोल है, जो व्यवस्था की कमी है, वो ये है कि आप अगर पश्चिम की बात करिए तो पश्चिम में आपको पूरब के लड़के मिलेंगे, पूरब में आएंगे तो पश्चिम के लड़के मिलेंगे। आप क्षेत्रीय भौगोलिक वातावरण से जो इंसान वाकिफ नहीं, वो कहां से सामाजिक दायित्वों में सुरक्षा आपको दे पाएगा? आप मुझे ये बताइए। पश्चिम की भाषा शैली ऐसी है कि पूरब वालों की समझ में आने में हो सकता है समझ में ना आती हो, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में चली जाएंगी या बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो शायद उस परिवेश को हम पूरी तरह से समझ ही ना पाए। ऐसे ऐसे जिले वहां पे, ऐसे ऐसे जिले और भौगोलिक स्थितियां हैं वहां पे। और हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की। एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बताइए, सर बैठे हुए हैं, क्या केवल डिबेट करके हम आज तक इस डिबेट में की गई कोई भी सुधार से जुड़ी हुई विषय वस्तु को मौजूदा सरकार ने अपनाने का प्रयास किया, मंथन किया, उस पर कोई सुझाव मांगे, कोई कमेटी बनाई, या कभी यह देखने की कोशिश की कि आखिर अगर विपक्ष कोई बात बार बार उठा रहा है या बार बार कह रहा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं, चलिए ठीक है हमारा नजरिया नहीं हो सकता, लेकिन विपक्ष का भी तो अपना एक नजरिया होता है, वो भी तो समाज हित की बात कर रहा है ना, पार्टी हित की, यार राजनीति की बात तो हो नहीं रही है। आज इस समाज में सबसे बड़ी
जो एक अव्यवस्थित व्यवस्था है। मैं आपको फिर बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, पूरे देश में जहां जहां बॉर्डर स्कीम नहीं है, आप वहां के कानून व्यवस्था के आंकड़े उठा लीजिए, वहां के सामाजिक जो उनके निर्वहन है पुलिसकर्मियों के और जिस तरह के तालमेल हैं वहां के निवासियों के साथ, उसको आप देख लीजिए और आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। बिल्कुल मैं ये चीज कह रही हूँ, लेकिन जिस तरह से ये जो सिंडिकेट एक तरह से पूरा पैरेलल चल रहा है और एक पूरा ये बिजनेस टाइप का हो गया, इस पर कहीं नहीं कहाँ लगता है आपको कि आबकारी विभाग का इसमें संलिप्ति नहीं है? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज बताऊं, बहुत पहले आपको याद होगा हम इसी मंच पे बैठ के डिबेट कर रहे थे, मैंने कहा था जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप जिम्मेदारी केवल क्षेत्रीय इंस्पेक्टर पुलिस के या कांस्टेबल आरक्षी हो गया, चाहे एसपी या वहां का जो भी उच्च अधिकारी हो, आप अधिकारियों की जिम्मेदारी क्यों तय करते हैं हमेशा? मुझे एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बताइए, अब तो सरकार 7वें वेतन आयोग में संस्तुति करके प्रधानों को भी सैलरी देगी, प्रधानों की भी सैलरी 50,000 से ऊपर होने जा रही है। मानती हैं आप इस बात को? विधायक सैलरी ले रहा है। जब आप सरकारी सैलरी या भत्तों के दायरे में आ जाते हैं तो क्या कारण है कि राजनीतिक व्यक्ति की जिम्मेदारी वहां तय नहीं होती है? क्योंकि इस तरह की जितने भी क्रिया प्रणाली होती है, इस तरह के जितने भी कार्य संचालित होते हैं, वो क्षेत्रीय राजनेताओं के संरक्षण में पलते फूलते हैं। अभी जिनकी जिम्मेदारी है वही अपनी जिम्मेदारी समझ ले, फिर हम बाकी जिम्मेदारियों को डालेंगे औरों के कंधे पर। लेकिन आप नहीं, यहां मैं किसी के कंधे पे नहीं डाल रहा। देखिए, मैंने हमेशा, अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या कहा था, लूपोल कहां पे है, हमें वहां काम करने की जरूरत है। व्यवस्थाएं तो है ना, संस्थाएं तो है ना, आबकारी विभाग बना किस लिए है? बिल्कुल मैं यही कह रही हूं कि आबकारी विभाग अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले, और जो कहीं ना कहीं लिखता है कि संरक्षण तो मिला हुआ है, इसी के चलते जो ये 10,000 करोड़ से अधिक का जो सिंडिकेट चल रहा है वो इसी कारण चल रहा है। वरना मुझे नहीं लगता कि जहरीली शराब कहां बन रही है और किस जगह पर कौन इसमें संलिप्त है, ये पुलिस अधिकारियों को ना पता हो, आबकारी विभाग को ना पता हो। जब जिला अधिकारी खुद पत्र लिखकर चित्रकूट में बता रहे हैं कि ये तरह का 2 सितंबर को लिखा जाता है 2020 को, आज मार्च हो गया है, और कुछ दिनों पहले चित्रकूट में जब 7 लोगों की मौत होती है तब जाके डीईओ को सस्पेंड किया जाता है, तो इतनी देरी क्यों? बहुत जिम्मेदारी से मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगा। अभी मथुरा वृंदावन की एक घटना आपके सामने आई होगी, जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों से आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अभद्र तरीके से बर्ताव किया और जूतों से, मतलब चप्पलों से पीटा है। वो वीडियो वायरल है, वीडियो अगर ये चाहे तो मैं दिखा सकता हूं, मेरे पास भी वो वीडियो पर रखा हुआ है। जिस तरह के संदेश आप पुलिस कर्मियों को दे रहे हैं, और उसके बाद और सुनिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कीर्ति जी, उसके बाद आईपीसी की गंभीर धाराओं में उसी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, मतलब उनके ऊपर केस दर्ज, मुकदमा दर्ज कर दिया गया बाकायदा। आप मुझे बताइए, एसओ और एसआई स्तर के अधिकारी चप्पल खा रहे हैं, आपको क्या लगता है निचले स्तर का कर्मचारी काम करना चाहेगा, या निचले स्तर का कर्मचारी जाएगा फैंटम बनने या सिंघम बनने? आप संदेश क्या दे रहे हैं? सबसे पहले यह देखिए, जिसको कार्रवाई करनी है आप उसको संदेश यह दे रहे हैं कि अगर आपने कार्रवाई की और वहां कोई आरएसएस या मौजूदा सरकार का कोई प्रतिनिधि आ गया तो कार्रवाई आप पे तय है। अब आप बताइए, वो नौकरी बचाए अपनी या वो अपनी ईमानदारी से कार्रवाई कर ले? क्योंकि मौजूदा जो प्रकरण है वो तो वीडियो वायरल है और उन्हीं पुलिसकर्मियों को दोषी बना के उन्हीं के खिलाफ एफआईआर लिख दी गई है। क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस से आप ये उम्मीद करती हैं कि आप पीटिए, आप अपनी इज्जत भी गिराइए, समाज के सामने झापड़ भी खाइए, जूते खाइए और उसके बाद आप ही जाकर के कार्रवाई के दोषी भी बनिए? तो पुलिस को तो आपने पंगु बना के रख दिया है। अर्दलियों के समान जब आप व्यवहार करेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस से, और तो आप उसके साथ कैसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको जाकर सुरक्षा दे? बनाने का काम किस तरह से मुलायम सिंह यादव जी ने, देखिए ये तो राजनीति, अब वही बात है ना, आप अपनी गलतियां कभी सीखते नहीं है, आप अपनी गलतियों को अपनी उपलब्धि बताने के चक्कर में गलतियों में गलतियां करते जा रहे हैं। भाजपा के ऊपर मरना चाह नहीं नहीं, मैं मर नहीं रहा हूं, मैंने कहा बाकायदा ये वीडियो वायरल है, आप चाहें तो मैं वीडियो दिखा सकता हूं। हम उस पर डिबेट कभी और कर लेंगे, ठीक है ठीक है। अच्छा तो आप बताइए कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चलिए आप बता दीजिए। विवेक जी, हम उस पर डिबेट किसी और बात दिन कर लेंगे। सूर्य प्रताप जी पहले कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आशीष जी आप पर आती हूँ। जी बताइए। त्रिपाठी जी का ये सुझाव सचमुच प्रशंसनीय है कि अगर स्थानीय जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी कुछ मानदेय मिल जाए, बहुत अच्छी बात है जो संस्तुति की बात आई, और साथ में उन पर जिम्मेदारी भी दे दी जाए क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा पता रहता है। और जो आप कह रही थी कि ये सिंडिकेट जो गांव-गांव में या मोहल्ले में चलता है 10,000 करोड़ का, इसकी स्थिति ये होती है कि बताया आपको कि ये गरीब लोगों का एक बड़ा वर्ग है जो देसी शराब इस लालच में कि ये सस्ती पड़ती है, महुआ खरीद लाए, उसको उबाला और थोड़ा और नशीली बनाने के लिए कुछ और चीज़ें डाल दी उसमें और वो पी लिए और अगल बगल वालों को पिला दिए, उसी में कभी ज़्यादा नशा हो गया तो वो लुढ़क गए। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको, लेकिन सूर्य प्रताप जी गार्ज भी तो गरीबों पर ही गिर रही है ना। अब वो अगर क्या वो जानते नहीं बीच बीच इस तरह घटनाएं होती हैं, लेकिन शराब का नशा ऐसा होता है
कि आदमी को बेचैन कर देता है और इसके कारण वो फिर पीते हैं। आपने देखा होगा बहुत से शराबी गिरते रहते हैं, नाली में गिरते हैं। और एक और बात बताऊं, शायद हमारे साथियों को उतना इसका ज्ञान नहीं है। बहुत साल सरकार में काम करने के बाद मुझे पता लगा कि आबकारी विभाग मूलतः एक बहुत छोटा सा विभाग है। बाहर प्रचार है जरूर, जिले में एक जिला आबकारी अधिकारी और उनके कोई थाने वाने नहीं होते हैं। उनके एक गाड़ी होगी, उसमें कुछ पुलिस के आबकारी विभाग के कर्मचारी होंगे, वो चेकिंग करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह पुलिस का ढांचा है कि हर 100 गांव पर एक थाना होगा और वहां पर्याप्त कर्मचारी होंगे, तो इस कारण से मजबूरी रहती है कि पुलिस वालों को अगर जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी तो इनको कौन रोकेगा, कौन पकड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं ना, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। खुद में ही दायरा इतना बड़ा होता है कि मुझे नहीं लगता उन्हें जरूरत। अच्छा, तो आबकारी विभाग के किसी भी कार्रवाई के लिए पुलिस वाला क्यों सस्पेंड होता है? कीर्ति जी, आप ही बता दीजिए। तो इसीलिए उसकी सक्रिय इकाई बनाइए ना, उसमें भर्ती करिए ना, अब वो युवा रोजगार दीजिए उसमें। क्यों किसने कहा? उसको सेपरेट करिए, कैटेगराइज करिए ना। हर बात के लिए पुलिस की जिम्मेदार। अच्छा बताइए, आबकारी विभाग के पास अपनी ताकत है कुछ नहीं है ना, वही तो बात हो रही है। अगर कार्रवाई पहले हो जाए और वो चीजें पहले कर दी जाए तो क्यों नहीं। आप एक चीज की संस्तुति कर दीजिए कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई में पुलिसकर्मी सस्पेंड नहीं होंगे और पुलिसकर्मियों को खुले हाथ दे दीजिए। आबकारी विभाग के अधिकारी फिर दखल नहीं देंगे। देखिए, सारी भट्टियों को साफ कर देगी पुलिस। पुलिस इतनी क्षमता रखती है। देखिए, इतना बताऊं कि जो बेईमानी या भ्रष्टाचार होता है ज्यादातर वो व्यक्तिगत होता है। यानी कि कोई गया, उसने कुछ पैसे दे दिए, उसने चुपचाप रख लिया, उधर से मुंह मोड़ के चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ना आबकारी विभाग ना पुलिस विभाग। जैसे बहन जी कह रही थी कि अरे प्रमुख सचिव आबकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, प्रमुख सचिव निदेशक पर क्यों नहीं होती, कमिश्नर पर क्यों नहीं होती। होता क्या है कि वो लोग तो लगातार ये प्रयास करते ही रहते हैं कि भाई ये जो देसी गांव-गांव में बन रही है, इससे हमारे राजस्व की क्षति होती है। वो चाहते हैं कि दुकानों से जो होलोग्राम लगी हुई दारू है वो खरीदो ताकि सरकार को टैक्स मिले, उनका टारगेट रहता है। अब लेकिन ये बात जो और उठाई गई कि पुलिस पिट जाती है और पुलिस को, होता क्या है कि जहां ऐसी स्थितियों को मैंने देखा, प्रायः नशे में रहते हैं वो, आधे नशे में, वहां पुलिस या आबकारी की टीम जब जाती है तो जो ज्यादा नशे में है वो पत्थर फेंकने आक्रामक होते हैं, वो आक्रामक हो जाते हैं, मारने लगते हैं और वो पुलिस कई बार पिट जाती। लेकिन अब ये है कि पुलिस को तो जिम्मेदारी है कि ऐसे ही आतताइयों को, मूर्खों को, अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बनी है। मैं वही कह रहा हूं तो सर कि उसमें ये आश्वासन मिल जाए कि पुलिसकर्मी सस्पेंड नहीं होंगे ऐसी कार्रवाइयों में, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयों में भी पुलिसकर्मी सस्पेंड होते देखे। अब मैं वो भी क्लियर कर दूं क्यों सस्पेंड होते हैं। विवेक जी, मैं आपको बता दूं, उन्हें सस्पेंड किया जाता है, कीर्ति जी मैं फील्ड की बात कर रहा हूं, बहाल कर दिए जाते हैं, उसके बाद फिर वो वही कार्य करने लग जाते हैं। वो दिक्कत ये आती है कि कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से पुलिस में भी ऐसे होते हैं जिनको मजबूरी में, अपवाद हर जगह है, और वो क्या कि वो गए तो उन्होंने उससे एक आदमी पता लगा कि कंट्रोल करने के बाद पता लगा फलाना दीवान पैसा ले गया है और उसकी वजह से हो रहा था। नहीं मानता, तो वो अपवाद है, तब अधिकारी उसको, अब उसमें होता है कि आप है। लोगों को कई बार पता नहीं लगता, अधिकारियों को पता लगता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं जो पहले से घूस लेके चलवा रहा था। अब वो जरूरत ये होती है कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करना जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि बहुत प्रचार न किया जाए, नहीं तो पब्लिक को विभागीय गोपनीयता सर, जो वर्ड शब्द होता है विभागीय गोपनीयता के अनुसार उस पर दंड तय करिए, विभागीय गोपनीयता तब भंग हो जाती है जब पूरे पुलिस की छवि खराब हो जाती है। हाँ, तो वो कोशिश की जाती है कि बहुत प्रचार मत करो, नहीं तो पब्लिक समझेगी नहीं। भले एक हवलदार गड़बड़ करेगा लेकिन प्रचार हो जाएगा, देखो क्या हो रहा है। इसके चलते कि लोगों की जो भरोसा है वो पुलिस से ना हट जाए, इसके चलते इन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। जिस तरह से ट्रक के ट्रक बॉर्डर से अंदर आ जाते हैं। अभी तक ये बात किसी ने नहीं कही पैनल में। मैं देखिए विपक्षी बात पैनल में कोई ये बात नहीं कर रहा है कि आप कार्रवाई मत करिए, लेकिन उस कार्रवाई को करने के साथ जहां लूपहोल है पहले उस पर तो वर्कआउट कर लीजिए। जब संस्था ही सही दिशा में नहीं चलेगी, संस्था सही तरीके से काम नहीं करेगी तो कहां से रिजल्ट मिलेगा। जी से पूछेंगे कि संस्था क्यों नहीं सही तरीके से चल रही है और क्यों सरकार इसमें नाकाम है, लेकिन उससे पहले मैं आशीष जी आप पर आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो तमाम जहरीली शराबों का लगातार जखीरा बरामद होता है, लोगों की मौत हो जाती है, जो लगातार ये सिस्टम चलाया जा रहा है, उस पर सरकार कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? करना चाहता हूँ। वर्ष 69 लोगों की मौत हो गई, वर्ष 2018 में 23 लोगों की मौत हो गई, वर्ष 2017 में 26 लोग की, और इस वर्ष अभी 4 लोग अस्पताल में भर्ती है। ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के शासन में
किस तरीके से शहरीली, नशीली और विषैली शराब बिक रही है। आपने प्रश्न खड़ा किया कि 10,000 करोड़ रुपए का पूरा सिंडिकेट कार्य कर रहा है, किंतु विपक्ष यही तो जानना चाहता है कि क्यों इतनी पुलिस प्रशासन, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश अब अपराध से मुक्त है, तो क्यों प्रदेश में आज विषैली और नशीली शराब बिक रही है। इसके पीछे का कारण क्या है। क्यों आबकारी विभाग को इतनी शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। जब स्थानीय पुलिस और जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक अपने दायित्व का निर्वहन करने में असफल साबित होते हैं, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से सरकार के शासन में किस तरीके से अभद्र तरीके से शराब को बेचा जा रहा है और लोग मर रहे हैं, किंतु सरकार को चिंता नहीं है। और बड़ी स्पष्टता करना चाहता हूँ कि ऐसे घटनाक्रम तभी सामने आते कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने होते हैं और चुनाव से पूर्व प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए शराब का प्रयोग करते हैं। क्या प्रदेश की भाजपा सरकार के शासन में विकास के कार्य इतने कम हुए हैं कि प्रत्याशियों को शराब का सहारा लेना पड़ रहा है। जब स्वयं जिलाधिकारी न्यायालय को अपने पत्र में इस बात का जिक्र करते तो क्यों, यानी कि यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं शराब का उत्पादन करने वाले वर्तमान शासित सरकार के साथ संबंध रखते हैं और सरकार चुनाव जीतने के लिए इन शराब का उत्पादन करने वालों के पास अधिक से अधिक मात्रा में धन प्राप्त करने का कार्य करती है। ये भाजपा सरकार के शासन में हो रहा है। और मुझे आप बता दीजिए, बिहार सरकार में भी आज यही समस्याओं का सामना हो रहा है। बिहार में भी जहरीली शराब का सेवन करने से कई सारे लोगों की मौतें हो चुकी है, क्योंकि बिहार सरकार भी वर्तमान में भाजपा और जेडीयू का शासन है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार का शासन है। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पिछले वर्ष कांग्रेस के विधायक के द्वारा प्रश्न पूछा गया योगी जी की सरकार से, तो योगी जी की सरकार ने मुख्य दर्शक की भूमिका निभाई। एक भी प्रश्न का सही तरीके से सुचारू ढंग से उत्तर नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार के पास किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर ही नहीं था। ना पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है, ना आबकारी विभाग अपना दायित्व निभा रहा है। जिला अधिकारी और स्वयं जब पुलिस अधीक्षक अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, तो होता है लचर व्यवस्था। जानना तो ये है कि जब जहरीली शराब वितरित हो रही है और बिकी रही है, तो कौन बिक रहा है, किस प्रत्याशी पर कार्रवाई नहीं की गई और चुनाव से पूर्व ही क्यों होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्णतः रूप से असफल हो गई है और इसीलिए मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जो चल रहा सिंडिकेट है 10,000 करोड़ रुपए का, इनके ऊपर लगाम कसी जाए, क्योंकि हमें प्रदेश के लोगों की चिंता है। जिस तरीके से नशेली और विषैली शराबों का प्रयोग करके वोट जुटाने का कार्य जो ये भाजपा सरकार कर रही है, ये प्रदेश के लोगों और प्रदेश की आवाम के विरुद्ध है, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ खेलने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। विकास की बात करती है योगी सरकार, अपराध प्रदेश मुक्त की बात करती है, किंतु जिस तरीके से पिछले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम सामने आ रहे, दलितों के ऊपर अत्याचार हो या फिर नशीली शराब के कारण लोगों की मौतें हो, ये क्या दर्शाता है। क्या योगी जी की सरकार वास्तविकता में विकास कर रही है या फिर जहरीली शराब को अवैध तरीके से बिकने वालों का समर्थन करके चुनाव जीतने का केवल और केवल जुमला अपनाने का कार्य भाजपा सरकार कर रही है। इससे ठीक है आशीष स्पष्ट रूप जी, से साबित होता है। ठीक है। पहले मैं आऊंगी विवेक जी आप पर। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं सरकार विफल है तभी सवाल उठ रहे हैं। जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत अभी प्रतापगढ़ में हुई, उसके पहले की भी आंकड़े मेरे पास हैं। लगातार ये जो मौतों का सिलसिला है वो थमा नहीं है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, मुझे नहीं लगता शायद किसी जिले में कहीं पर मौतों का ये जो आंकड़ा हो वो कायम ना हुआ हो। तो क्यों सरकार विफल होती है? और सस्पेंड तो कर दिया जाता है कार्रवाई के नाम पर, लेकिन वो फिर से बहाल हो जाते हैं वो अधिकारी और फिर से उसमें संलिप्त हो जाते हैं जो पहले से ये चीजें चल रही थी। देखिए कीर्ति जी, सरकार को जहाँ भी इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती, सरकार के कर्मचारी उस पर कार्रवाई करते हैं और इसमें स्थानीय पुलिस को इन्वॉल्व इसलिए करना पड़ता है कि बिना पर्याप्त पुलिस बल के आप ऐसी जगहों पे छापा नहीं डाल सकते। उनको स्थानीय लोग उसमें चूँकि लिप्त होते हैं इस धंधे में और उनका जो एक तबका होता है उसको समर्थन होता है, तो बिना पर्याप्त पुलिस बल के ऐसे स्थानों पे छापा नहीं डाला जा सकता। और जैसे ही आबकारी विभाग को सूचना इसको मिलती है, आबकारी विभाग के कर्मचारी पुलिस के माध्यम से वहाँ छापा डालते हैं और भट्टियाँ नष्ट की जाती हैं, लोग बाग पकड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। लेकिन जैसा भी सूर्य कुमार शुक्ला जी बता रहे थे कि इस अधिनियम में चूँकि धाराएँ में सज़ा ऐसी कम है कि वो आसानी से छूट जाते हैं। ज़रूरत इस कानून में सुधार की है। कार्रवाई ऐसा नहीं, सरकार के पुलिस भी खूब कर रही है, आबकारी विभाग के लोग भी खूब कर रहे हैं,
स्थानीय स्तर पे चिटपुट जैसे कोई सिपाही दीवान कोई छोटा कर्मचारी इन लोगों से संलिप्त हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जैसे ही सरकार के संज्ञान में आता है बड़े अधिकारी उसको सस्पेंड करने से, उसके ऊपर अन्य विभागीय कार्रवाई करने से बाज नहीं आते। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि इस तरह के कितने पत्र आपके पास आते होंगे, आबकारी विभाग के पास जाते होंगे कि इस तरह से जहरीली शराब का ये जो कारोबार है ये चल रहा है, लेकिन जब तक मौतें नहीं हो जाती है तब तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, ये क्यों? और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई जनपद होगा जहां की पुलिस या आबकारी विभाग को ना पता हो कि वहां पर इस तरह का काम किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक जनपदों की बात है ये तो सही है कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कुछ जात विशेष को कच्ची शराब बनाने की छूट भी है जी। ये ऐसा प्रदेश है यहाँ पे कुछ जात विशेष को कच्ची शराब बनाने की छूट है, उनको एक सीमित दायरे में उसका बनाने का और बिक्री करने की अनुमति है जी। तो ये ऐसा प्रदेश है। आप चले जाइए झांसी में, जहाँ तक सूर्य कुमार शुक्ला जी विषय में बात से सहमत होंगे, एक जात विशेष को वहाँ पे इसकी अनुमति बाकायदा मिली हुई है, और कुछ ऐसी जातियाँ जो इसमें लिप्त हैं वो इसको बनाने बेचने कार्य करती है, पुलिस इस पर कार्रवाई करती रहती है। लेकिन ये इसको सिंडिकेट का शब्द ना दीजिए, ये स्थानीय लोगों के द्वारा इसको एक मजबूरी में कहा जाने वाला व्यवसाय कह लीजिए या अधिक लाभ की लालच में किया जाने वाला व्यवसाय बन गया है, जिससे ये दुर्घटना घटती है और सरकार इस पे कार्रवाई दर कार्रवाई करने से बाज नहीं आती। मैं सिंडिकेट इसीलिए कह रही हूँ बार बार क्योंकि 10,000 करोड़ से अधिक का जो ये है ये पूरा कारोबार चल रहा है। जब 10,000 करोड़ का ये पूरा कारोबार उससे अधिक का चल रहा होता है तो वो एक पैरेलल बन चुका है, वो इस कदर बिक्री हो रही है कि सरकारी ठेकों पर भी अब जहरीली शराब मिल रही है। देखिए, जहाँ सरकारी, अभी सूर्य कुमार शुक्ला जिस पे आप को बता रहे थे कि जहाँ सरकारी ठेकों पे इस तरह की बिक्री होती उसमें उनके स्थानीय सेल्समैन इन्वॉल्व होते हैं, आबकारी विभाग वाले वहाँ भी छापा डालते हैं, कहीं कहीं आबकारी आरक्षियों की उनसे संलिप्तता हो जाती है, नहीं तो वहाँ भी इस तरह के स्टॉक पकड़े जाते हैं और उनका ठेका निरस्त करने का कार्रवाई भी की जाती है। इसी तरह के एक मामले में बाराबंकी में काउंटर में गोली भी चलाई गई, उसको गोली भी लगी जो वहाँ का आवंटी था। तो ऐसा नहीं, सरकार किसी को बख्शती नहीं ऐसे मामले तो में। ठीक है, तो जब पंचायत चुनाव आते हैं और जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में दिखाया कि किस तरह से लोगों को लुभाने के लिए शराब दी जा रही है, उन्हें पैकिंग करके दी जा रही है, तो इस पर क्यों नहीं रोक लगा दी जाती प्रशासन द्वारा? जैसे ही चुनाव आते हैं, जब पता है कि इस तरह से लोगों को दी जाएगी, लुभाया जाएगा, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बावजूद उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? विवेक जी, देखिए, पंचायत चुनाव में इतने, हर गांव में चुनाव है, हर गांव में प्रधान के प्रत्याशी हैं, बीडीसी के प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, पंचों के प्रत्याशी हैं, तो इस तरह से इतनी संख्या में लोग चुनाव लड़ रहे हैं। किसने कहाँ किसको बुला लिया, किसने कहाँ किसको बांट दिया, पुलिस बल की संख्या सीमित है, दोनों मिले हुए एक दूसरे से, और सब चीजें पता है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियों से आप बच नहीं सकते ना। जिम्मेदारियां बड़ी हैं, चुनाव भी बड़ा है। मैं तो हमेशा कहती आई हूँ कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। सरकार बिल्कुल इस जिम्मेदारी से भाग नहीं रही, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कार्रवाई की है और जांच जारी है। इसमें जो और लोग भी दोषी पाए जाएंगे, किसी को सरकार बख्शेगी नहीं। मैं एक बात बहुत साफ कह रहा हूँ कि जो लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे कोई बख्शे नहीं जाएंगे, और जो क्षति हुई है, जिन लोगों के परिवार के लोग गए हैं उनकी क्षतिपूर्ति भी इन्हीं लोगों की संपत्ति बेच के की जाएगी। ठीक है, विवेक पांडे जी, आपको क्या लगता है? बड़ा प्रदेश है, काफी बड़ी आबादी है, पंचायत चुनाव बड़े स्तर पे होता है और उस पर इस तरह से शराब बिक्री होती है, तो प्रशासन शासन क्या इस वजह से बच जाएगा कि बड़ा प्रदेश है? देखिए, बहुत सिर्फ इस बात को कह के पल्ला झाड़ लेना। मैं पूरी बात सुन रहा था इनकी, और इनकी बातों से आज मैं पहली बार एक बात से सहमत हूं। एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होकर भी मैं आज इनकी पहली बार एक बात से सहमत हूं, जो इन्होंने कहा कि अपरिपक्वता और जागरूक ना होना जिसके कारण शराब बनती है। तो चलिए, इन्होंने स्वीकार तो कर लिया कि रोजगार के मोर्चे पे ये सफल नहीं हुए किसी भी तरह से। जो ये डेटा देते हैं या जिस तरीके से ये अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, प्रदेश में ये रोजगार के मामले में फेल है। वरना ये उनको जागरूक करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार प्रोवाइड करते, तो इस तरह के कामों में वो संलिप्त नहीं होते हैं। चलिए, मैं इनसे आज पहली बार सहमत हूँ। दूसरी बात, अब इन्होंने जो कहा कि कार्रवाई होगी, चलिए मैं इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा आपकी अनुमति से, मुझे बस उसका जवाब दे दें। कोविड के समय में जौनपुर में इनके ही भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं सेठी जी, जिनके घर से बाकायदा शराब बिक्री हो रही थी, अवैध शराब।
पुलिस ने पकड़ा, मौन धारण कर लिया गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज आपकी पार्टी में वो हैं या नहीं है? जिम्मेदारी से बताइएगा, लेकिन मैं तो पूरी तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। उसके बाद नरेश अग्रवाल जी के बेटे, ठीक है, उनके एक रैली में जो कि श्रवण देवी मंदिर के प्रांगण में हो रहा था, कीर्ति जी, ठीक है, हरदोई में, आप सोचिए उनके सम्मेलन में पूड़ी के डब्बों के साथ शराब बांटी गई, और जब इस पे वहां के स्थानीय पासी समाज का एक कार्यक्रम था जिसमें कि ये शराब वितरण हुआ, मंदिर के प्रांगण के अंदर की बात बता रहा हूं, और उसके बाद जब इस पे आपत्ति वहां के लोकल सांसद ने उठाई, तो नरेश अग्रवाल जी का बड़ा ही जिम्मेदारीपूर्ण वक्तव्य यह था कि हमने शराब बंटवाई है, जहर नहीं बंटवाया है। तो जब आपका वरिष्ठ, अभी तो बहुत सारे हैं इस एग्जाम्पल में, बनारस से लेके गाजियाबाद बहुत कुछ है मेरे पास, संभल भी है, मतलब बहुत सारे हैं मेरे पास उदाहरण इनके भाजपा के नेताओं के। मैं इसको ये बताना चाह रहा हूं केवल, जब आप एक तरफ बात करते हैं निष्पक्ष कार्यप्रणाली की, एक तरफ आप बात करते हैं कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जब संलिप्तता आपके अपने लोगों की आती है तो उस पर आप क्या कार्रवाई करते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि नरेश अग्रवाल जी को आपने पार्टी से पदस्थ कर दिया। अब आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के थे, तो आपने ही तो हमारी पार्टी से उनको चुन करके लिया है, और उनके ये इस कार्यक्रम के बाद जो उनका वक्तव्य था वो कितना जिम्मेदारीपूर्ण हो सकता है, और उसके बाद आपका क्या नजरिया है इस तरह के क्रियान्वयन के ऊपर, वो तो साफ झलक रहा है। अब आप कहेंगे समाजवादी पार्टी इसको राजनीतिक प्रोपोगेंडा बना रही है, तो ये तो जनमानस के सामने का विषय है ना, ये मेरे व्यक्तिगत ना तो मेरे कान से सुना हुआ है ना आपके कान से सुना हुआ है। सामाजिक बात आप बताइए, अगर आपने कोई कार्रवाई की हो तो। सबसे बड़ी बात और दिक्कत की बात यह है, उत्तर प्रदेश देखिए इस समय जब से ये मौजूदा सरकार आई है, आप भी जानती हैं कीर्ति जी बखूबी, आए दिन मीडिया में सुनने मिलता है और मिलता रहा है, मिलता रहेगा जब तक ये सरकार, अधिकारी सरकार की नहीं सुनते। एक इनके मुख्यमंत्री जी हैं, वो फायर ब्रांड बनकर दूसरे अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। उनका एक ही एजेंडा, सरकार बनती रहे। हमारे राज्य में सुशासन और राम राज्य अगर आप नहीं कहेंगे, आप देशद्रोही करार कर दे दिया जाएगा आपको, तुरंत विपक्ष के ऊपर आपके रासुका लगा दिया जाएगा। वो आप जो करना है प्रोपोगेंडा चलाइए, लेकिन गलत प्रोपोगेंडा नहीं चलने दूंगा मैं आपका। मैं यहाँ बैठा हूं जवाब देने के लिए ही ना, विपक्ष हूं तो जवाब देना और सवाल पूछना मेरा भी कर्तव्य है। आप मुझे इन दो सवालों का जवाब दे दीजिए पहले। हम जवाब ले लेंगे। सूर्य प्रताप जी, जो विवेक जी ने कहा कि आपका जो विभाग है, अधिकारियों पर ही प्रशासन की मनमानी, आपका मतलब अधिकारी जो है वो अपनी मनमानी से कार्य कर रहे हैं, वो कहीं भी शासन की बात नहीं सुन के चलते हैं, वो उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध है। इस तरह के केसेस हमने भी देखे जब अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसा क्या है? देखिए, ये आरोप लगाना नहीं, आरोप साबित कर दूंगा निकालना, ये बहुत आसान होता है। जैसे आपके परिवार में होता है कि किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, उसी तरह। लेकिन ये बात आप गौर करिएगा कि जहां कहीं इस प्रकार की घटना हो जाती है, पुलिस विभाग तुरंत उन लोगों को न केवल निलंबित करता है, ट्रांसफर करता है, एक्शन लेता है, बल्कि दोबारा से फिर चेकिंग का, सख्ती का अभियान चलता है। पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी मिलकर भट्टियां तोड़ते हैं और ज़्यादा मात्रा में जगह जगह से शराब बरामद की जाती है। लेकिन एक बात और गौर करिएगा कि पुलिस के पास जो प्राथमिकताएं हैं, उसमें मैं स्वीकार करता हूं कि ये बहुत नीचे का काम है। सबसे ऊपर डकैती रोको, गाड़ियां, रोड होल्ड अप, बसें और ट्रक ना लूट जाएं वो रोको, दंगे रोको, फिर मर्डर रोको, लोगों में सुलह समझौते। अरे सर, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बैल मर जाए, सांड मर जाए तो नगर निगम का काम पुलिस कर रही है, और आदमी गिर जाए, नाले टूट जाए तो पुलिस उसकी मरम्मत करा रही है। आप नगर निगम की भी सैलरी पुलिस को दे दीजिए। मैं तो कहता हूं जोखिम भत्ता दीजिए उनको पहले। मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। तो ये होता क्या है कि पुलिस मतलब सचमुच पुलिस परीक्षा भी करावे, मेला ड्यूटी भी करे, ट्रैफिक ड्यूटी भी करे, इतनी ड्यूटियां हैं पुलिस की, आग भी बुझाती है पुलिस की ब्रांच, और लोगों की मदद भी करती है, वीआईपी सुरक्षा भी करती है, बड़े नेताओं की मीटिंगें भी कराती है, मुलजिमों को गिरफ्तार करके अदालत ले जाती है, वहां से लाने ले जाने का बहुत काम रहता है, सब कुछ सम्मन तामील कराती, बहुत काम रहता है, सारी व्यवस्था जेब से होती है कि और जैसे आज आप आबकारी अधिनियम पर चर्चा कर रहे हैं, इसी तरह कभी कभी चर्चा होती है कि आर्म्स एक्ट यानी कट्टे, पिस्टल, ये इन पर क्यों नहीं कार्रवाई, एक वो पूरी शाखा है। इसी तरह एक आप सुने होंगे कि लड़कियों का प्रोस्टिट्यूशन, और वो पूरी ब्रांच है। इसी तरह नारकोटिक्स, गांजा, भांग, अफीम, तो पुलिस के पास वर्कलोड बहुत रहता है मैडम। और इसके बावजूद ये जो घूस ले लेने, मिल जाने, गड़बड़ी कर देने, ये व्यक्तिगत रूप से चोरी से जैसे और विभागों में होता है, उसी तरह कोई कोई कर्मचारी भले कर ले, लेकिन
जैसे ही मामला ये हाईलाइट होता है तो पुलिस विभाग एक विभाग के तौर पर और सरकार की जो निर्देश होते हैं उनको मानते हुए तुरंत कार्रवाई करता है। आप सोचिए, इतना कार्रवाई शायद आप सुनती हो, फलाने सस्पेंड, फलाने बर्खास्त, फलाने लाइन हाजिर, फलाने ट्रांसफर, इतना त्वरित विभाग और इतना, इसी कारण पुलिस के तमाम कर्मचारी शारीरिक मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते अपराधियों का। सूर्य प्रताप जी, वर्कलोड है, ठीक है, समझ में आता है, हर चीज आपकी बात को मैंने मानी, लेकिन डीईओ को सस्पेंड करने में इतना टाइम क्यों लग जाता है? जब जिलाधिकारी के द्वारा पत्र लिखा जाता है 2 तारीख को, 2020 सितंबर की बात कर रही हूं, उनके द्वारा पत्र लिखा जाता है किस तरह का कारोबार चल रहा है, इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से डीओ की इसमें संलिप्ति है, इस पर कार्रवाई की जाए। उसके बाद भाजपा सरकार के एमएलए विधायक एक पत्र लिखते हैं जिस पर वो सब सहमति के साथ उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ये संस्तुति उस तो तरह ऊपर के से आएगी पत्र ना? जाते हैं, तो ये यही संस्तुति तो ऊपर से क्यों नहीं यही आ तो रही है? सवाल है कि संरक्षण किस हद तक और कौन से इसका जवाब दें, विवेक जी ऊपर बैठे तक का हैं, प्राप्त बताएं। है कि वहां पर डीओ पर कार्रवाई होने में बिल्कुल। इतना समय लग जाता है जब मीडिया में डीएम पूरी जब खबर मालूम है, प्रकाशित होती है। मालूम है ये प्रकरण? डीएम जब संज्ञान ले रहा है कीर्ति जी, तो उसके बाद ऊपर से जब उनको अनुमति मिलनी चाहिए तो क्यों नहीं अनुमति मिल रही है? आप बताइए, संरक्षण तो सामने सामने बताओ, साबित हो रहा मैं है। बताऊं। आप छवि सुधार के कार्यक्रम में कितना वक्तव्य दे लेंगे, ये बताइए। ये बाहर से इस प्रकार की घटना सुनकर उस पर अंदाज लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन जो मैंने इतने साल तक पुलिस के भारी कार्यकाल में, लंबे कार्यकाल में जो काम देखा, होता क्या है, जैसे ही किसी अधिकारी को सस्पेंड करने या उस पर एक्शन लेने की रिपोर्ट शासन में या विभाग में ऊपर भेजी जाती है, वो तुरंत कहीं ना कहीं वो उसके शुभचिंतक मित्र विभाग में काफी होते हैं, वो उसको लीक कर देते हैं, और जैसे ही वो लीक किया वो तुरंत सक्रिय होकर पूरा गिरोह लग जाता है। कौन बाबू को मिलाएं, कौन चपरासी को मिलाएं, कौन अफसर को मिलाएं, दरखास्त दे कि ये गलत आरोप है, झूठा आरोप है, और फाइल दबवा दें, पन्ना फड़वा लें। मतलब सारा प्रयास करने के बावजूद इस प्रकार के जो भ्रष्ट तत्व होते हैं वो सरकार को, विभाग को, सबको प्रभावित करने की पूरी कोशिश करते हैं, और जो जितना ज्यादा बड़ा बेईमान है, सूर्य प्रताप जी, ज्यादा बड़ा बेईमान जो है वो और ज्यादा। इसका कीर्ति जी, कीर्ति जी जो सर बता रहे हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण था वैभव कृष्णा का प्रकरण, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का जब उन्होंने खुलासा किया, पूर्व डीजीपी का नाम आया उसमें बाकायदा। आज भी देखिए वो शासन के बड़े करीबी और पदस्थ हैं, और अच्छे पद में सुशोभित कर दिया गया उनको, और कार्रवाई हो गई वैभव कृष्णा जी के ऊपर, जिसके 1.5 साल के बाद अब जाके उनको फिर से बहाल किया गया है। तो यही तो आवाज सही दिशा में अगर आप आवाज उठाएंगे सरकार के सिस्टम के विरुद्ध जाके, तो सरकार ने जिसने पत्र लिखा उन्हें जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार। ऊपर चले गए, उस पर कार्रवाई हो जाती, डीओ पर कार्रवाई, ईमानदार अधिकारियों पे कार्रवाई होती है। कीर्ति जी बुरा मत मानिएगा, अमिताभ जी का प्रकरण सामने है, जिस तरीके से अमिताभ जी को जबरन रिटायर किया गया केवल इसलिए कि वो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आशीष जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो संलिप्त पाए जाते हैं नेता से लेकर अधिकारी तक, किसका संरक्षण प्राप्त होता है कि जो पूरी सूचना सब तक प्राप्त हो जाती है, उसके बाद हटाने में डीओ को इतना समय लग जाता है? देखिए, जिस प्रकार से चर्चा हो रही थी इससे पूर्णतः मैं सहमत हूँ कि किसी ना किसी तरीके से इसमें गठजोड़ बना हुआ है, स्थानीय पुलिस से लेकर पुलिस महानिदेशक तक, और सरकार भी इसमें संलिप्त होती है, क्योंकि जब जहरीली या विषैली शराब का जत्था पकड़ा जाता है उसके पश्चात भी क्यों कार्रवाई नहीं होती, क्यों सही समय पर तबादला नहीं होता, निलंबित नहीं किए जाते हैं? क्योंकि कहीं ना रूप से इसमें संलिप्तता पाई जाती है। किंतु समस्या और प्रश्न तब खड़े होते हैं कि जब वर्तमान सरकार के शासन में, जब से ये सरकार शासन में आई है, तब से प्रदेश में निरंतर जहरीली और विषैली शराब के कारण लोगों की मौतों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, और ये तभी देखने को मिलता है जब चुनाव का समय हो, अन्यथा आपको देखने को नहीं मिलेगा। किंतु बात यह है कि जो शराब का उत्पादन करते हैं, शराब की प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, इस पर तो कार्रवाई नहीं होती है। क्यों सरकार स्थानीय पुलिस की या फिर आबकारी विभाग की जवाबदेहिता को और उनके दायित्व को सुनिश्चित नहीं करती? क्योंकि मालूम है कि किस तरीके से प्रदेश के मंत्री जी, प्रदेश के विधायक या फिर गांव का प्रधान हो, सारे के सारे लोग इस मामले में संलिप्त होते हैं और सभी को उनका अनुपात मिलता है। इसीलिए इसका खामियाजा प्रदेश की आवाम को भुगतना पड़ता है। किंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से अभी पूर्व प्रवक्ता ने अपनी बात में रेखांकित किया कि दूसरे राज्यों के चुनाव के प्रचार में
उनको जितवाने में लगे हुए हैं और स्वयं का प्रदेश आज स्वयं समस्याओं का सामना करना अनाथ पड़ है, रहा अनाथ की तरह चल रहा है प्रदेश। जिस तरीके से आपने सुशासन की बात की थी उत्तर प्रदेश में, वो कहीं मालूम नहीं हो रहा है, किंतु आज उत्तर प्रदेश में कुशासन अवश्य आ गया है कि जिस तरीके से प्रदेश का प्रशासन कुंभकर्ण की निंद्रा में सो रहा है और जिस तरीके से प्रदेश की आवाम की मौतें हो रही है, उसके लिए स्पष्ट तौर पर यह प्रदेश की वर्तमान सरकार, लचर पुलिस व्यवस्था और प्रशासन प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार है। बिल्कुल सूर्य प्रताप जी, ये घटनाएं जो हैं वो बेहद परेशान करती है। चिंता का विषय इसीलिए है क्योंकि गरीबों की मौत हो जाती है और उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, गरीबों की मौत हो जाती है क्योंकि ये जो महुआ की शराब बनती है या देसी सीरे की, गन्ने के सीरे से जो शराब बनाई जाती है, ये ज़्यादातर क्यों बिकती, इसीलिए कि सस्ती होती है और सस्ती शराब की तलाश सबसे ज़्यादा गरीब लोग करते हैं और वो स्वाभाविक है, पैसे ज़्यादा नहीं होते लेकिन उनका भी मन होता है। और एक बड़ी कुप्रथा कह दें, सामाजिक बुराई कह लें कि हमारे यहाँ ये है कि हमको लगता है कम से कम 40-50% लोग समाज के शराब पीते हैं। अब उसी में गरीब भी पीते हैं, अमीर भी पीते हैं और उसको अगर ज़्यादा उसमें हो गया नशा या नशा ज़्यादा कराने के लिए कोई चीज़ मिला दी गई। सूर्य प्रताप जी, गरीब भी पीते, अमीर भी पीते, लेकिन गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है क्या? नहीं, मैंने कहा कि कीमत दोनों की है, ऐसा ये नहीं कहा गरीबों की कीमत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को इसका पूरा और पुख्ता इंतज़ाम करने की तो ज़रूरत है ही कि हमारा एक भी कीमती जान, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसकी जान न जाए और उसकी भी वैल्यू उतनी ही रखी जाए। लेकिन कठिनाई क्या है, जैसे कहते हैं ना कि अगर मांग भी है किसी चीज़ की और आपूर्ति भी है, यानी कि वो बेचने वाला बेचना चाहता है, खरीदने वाला सस्ता खरीदना चाहता है, तो वो रोकना बहुत कठिन हो जाता है। क्या कह रहे हैं आप? और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, देखिए अमरोहा में खुले आम सरकारी दफ्तर में जाम छलकाते कर्मचारी, बाकायदा पार्टी के आयोजन। बिल्कुल बिल्कुल, वो खबर हमें भी पता है, हमारे संज्ञान में भी आती है। लेकिन अभी बात जहरीली शराब की हो रही है विवेक जी, कि जहरीली शराब इतनी मात्रा क्यों बढ़ा दी जाती है? मैम, भाजपा के सारे जिम्मेदार नशे में हैं। सामने पता होता जीत के नशे में है भाजपा के सारे जिम्मेदार, आप मानिए इस बात को। और टेक्निकल डिबेट से मतलब नहीं है, जमीनी स्तर की हकीकत यही है कि भाजपा के जितने जिम्मेदार हैं गैर जिम्मेदारी से सिर्फ चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। आप सोचिए, जिसके राज्य में मौतें हो रही हैं, जिसके राज्य में पूर्वांचल में कल कितनी हत्याएं, आप ग्राफ निकाल लीजिएगा, 5 से अधिक हत्याएं। गोरखपुर में उनके गृह जनपद में गोलियों से भून दिया गया है। सबसे बड़ी दुख और विडंबना की बात यह है कि जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई भी कांड होता था, कोई घटना घटती थी, अखिलेश जी को मीडिया घेर लेती थी, सवाल पूछती थी, अखिलेश जी जिम्मेदारी से जवाब देते थे, भागते नहीं थे। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री मुंह छुपा करके भागते हैं और जब कोई घटना घट जाती है तो पैसे देते, मतलब उनके परिवारों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, 20 लाख 10 लाख दे करके आप एक मृत्यु को ढकने का, छवि सुधार का कार्यक्रम चलाते हैं। ये बहुत गलत स्थिति और गलत संदेश दिया जा रहा है इस समाज में और इस कानून व्यवस्था के उसके ऊपर। आप एक चीज जान लीजिएगा, जो अभी बात हो रही थी कि भ्रष्टाचार और इसकी, आज पुलिस की बेसिक सैलरी आज भी 21 से 22 हजार रुपए है और यही 2 रुपए का अंतर था प्राथमिक विद्यालय के टीचरों में। आज उनकी सैलरी देख लीजिए, 45 हजार से ज्वाइनिंग होती है। और बात करते हैं क्यों आपने इतना आंखें मूंद रखी है पुलिस विभाग को लेकर के? बात सैलरी की नहीं हो रही है, बात है जरूरतों की, बात है जरूरतों की। जरूरतें जब आपकी नहीं पूरी हो रही हैं, आपने एक विभाग के कर्मचारी को पंगु बना दिया है, उसको 500 किलोमीटर घर से मकान तक तो लोग किराए पे देते नहीं है, वो घूस लेना शुरू कर दे। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि घूस लेना चाहिए, लेकिन मेरा हमेशा कहना है आप इस दिशा पे काम क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं इस संस्था में सुधार लाते? आप सबसे पहली जिम्मेदारी से एक बात बता दीजिए, चलिए आज ये बात साबित ही कर दे, क्यों बॉर्डर स्कीम उत्तर प्रदेश पुलिस से नहीं हटा रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था सुधर सकती है? चलिए आपके माध्यम से सवाल पूछा, जवाब दे। मैं बताता हूँ, बॉर्डर स्कीम की जो त्रिपाठी जी बात पूछ रहे हैं, नहीं आप बताइए ना सर, बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता तो बताएं पहले, आपसे तो मैं पूछ ही लूंगा। पुलिस का निर्णय था, पुलिस की ये संस्तुति पर हुआ था, इसलिए मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। लेकिन सर क्या परिस्थितियां हमेशा एक जैसी रह जाती हैं? कि पहले बीच में ये बॉर्डर स्कीम हटा दी गई थी, लेकिन क्या हुआ, एकाएक इस प्रकार की घटनाएं बढ़ गई। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, उसके बाद पुनः इसको लागू किया गया था, जिनमें स्थानीय पुलिस कर्मचारी दंगाइयों के प्रति सहानुभूति रखकर कुछ, यद्यपि मामले हुए अपवाद स्वरूप ही, यही बड़ी कठिनाई हमारे समाज की। ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़े से लोगों की वजह से दिक्कत हो जाती है, बदनामी हो जाती है पुलिस की, और उसी की वजह से फिर ये नियम कड़ा करना पड़ा। और दूसरा, अपने प्रदेश का इतिहास और पड़ोसी प्रदेशों से ज्यादा
संवेदनशील, ज्यादा अपराधग्रस्त माना गया था। डाकू गिरोह चलते सबसे थे ज्यादा जिम्मेदारी और निभाती उस है समय उत्तर प्रदेश। माफिया गिरोह चलते लेकिन थे। सूर्य प्रताप तो जी, इस कारण ये जहरीली कहा गया शराब- करीब में रहेंगे तो डरा देंगे माफिया लोग, लेकिन- पुलिस वालों के परिवार को मार देंगे। तो इस कारण ये नियम उस क्या समय बात कर रहे हैं? बनाया कहाँ गया डराना और था इसकी बात कर रहे हैं? और ये बात- बाद में हटाया गया। ये नियम हटा भी दिया गया था, लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद महसूस हुआ कि इसका नुकसान हो रहा है। और क्या देखने में आया कि कई कर्मचारी इस व्यवस्था का यद्यपि थे कम, लेकिन अपवाद स्वरूप इसका दुरुपयोग करते थे। गश्त में भेजा गया तो पड़ोस में अपने गांव में घर में चले गए, वहां सो गए। तो किया थोड़े ही लोगों ने, लेकिन जब विभाग में खबरें फैली तो विभाग के ही कर्मचारी, अधिकारी सबने मिलकर के ये निर्णय लिया कि भाई इससे नुकसान ज्यादा हो रहा है, इसलिए बॉर्डर नहीं, तो स्कीम मेरा ये लगाई कहना गई। है कि 100 किलोमीटर के दायरे में लाइए। जब कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो तब आप उसको बॉर्डर स्कीम के दंड से प्रावधानित करिए। बिल्कुल अच्छा सुझाव है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो लोगों में डर भी रहेगा, लोगों में जिम्मेदारी का भय भी रहेगा। अच्छा तो उस सुझाव पे है। जिम्मेदारी कैसे आएगी बताइए ना क्या विवेक जी, किस तरह से जिम्मेदारी? अगर वो 100 अपनी 100 किलोमीटर किलोमीटर की के रेंज में अगर वो तब भी वहां पर अपराध हो रहा है, तब भी अगर वो घूसखोरी खाएंगी या कीर्ति तब जी, भी आप वो मुझे एक करेंगे, जिम्मेदारी तो से आप बात कैसे बता करेंगे? दीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको जिम्मेदारी से अभी मैं कहूँ कि कीर्ति जी गेट नंबर 7 पे हाईकोर्ट की मिल जाइएगा। आप मुश्किल से 2 से 3 मिनट में पहुंच जाएंगे, या 4 मिनट मैक्सिमम अगर ट्रैफिक ना हो तो। लेकिन अगर मैं आपसे अब ये कहूँ कि कीर्ति जी ऐसा करिएगा, रामनगर के टिकैत मोड़ पे मिलिएगा। अब आपको वहां तक पहुंचने के लिए 4 लोगों से ढूंढना पड़ेगा, जीपीएस का सहारा लेना पड़ेगा, और उसके बाद भी शायद आप मौके पे ना पहुंच पाए। तो सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था क्या है, आज तक आप बॉर्डर स्कीम का मतलब ना समझ पाई। बॉर्डर मतलब ये होता है कि आपके राज्य के अंदर के जिलों के भी एक बॉर्डर होते हैं। यहां पे क्या प्रावधानित है कि अपने जिले से तीसरे चौथे नहीं, संस्तुति तो तीसरे जिले की थी, लेकिन 100 किलोमीटर की भी छोड़ दीजिए। अब तो यह है कि मेरठ का बच्चा इलाहाबाद पोस्टेड है, इलाहाबाद का बच्चा गाजियाबाद में बैठा हुआ है। आप बात को लेकिन समझिएगा। जहरीली शराब पर मैं उस पे आ रहा क्या हूं। मेल? जब आपको क्षेत्रीय जहरीली समीकरण ही शराब जहां बनती है, जब आप वहां पर जो भी पुलिस अधिकारी होते हैं, आबकारी अधिकारी होते हैं, उन्हें पहले से मालूम होता है, उन्हें ये चीज नहीं मालूम हो। अब आप अधिकारियों का नाम ले रही है। देखिए सर बैठे, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक सच है, जब तक आप बॉर्डर देखिए, समय के साथ चीजें बदलती हैं और आज आधुनिक समय के हिसाब से आधुनिक लेकिन पुलिसिंग की विवेक जी, जरूरत है। संरक्षण तो ऊपर से प्राप्त होता है ना। तो ठीक है, आप एक और जिम्मेदारी से बात पूछ, सिंडिकेट चल रहा चलिए मैं होता आपकी है। सारी बात से सहमत, एक जिम्मेदारी से बात और पूछ लेता हूं, बता दें इसका जवाब। राज्य सुरक्षा आयोग की कार्यकारिणी को क्यों भंग किया गया जबकि ये प्रावधानित था? आप चलिए इसका जवाब दे दीजिए मुझे। आज आप ठीक है। बैठे हैं, आप जवाब दे दीजिए मुझे। राज्य सुरक्षा आयोग की कार्यकारिणी को क्यों भंग किया गया था? ठीक है, मुझे बस इसका जवाब दे, राज्य सुरक्षा आयोग की कार्यकारिणी को क्यों भंग किया गया था इनकी सरकार के आते ही? इसका जवाब दे दीजिए। चलिए, वो तो मॉनिटरिंग कमेटी थी एक तरह से पुलिसकर्मियों के लिए। चलिए विवेक पूछिए। श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है कि शराब से जो मौतें हो रही हैं उस पर सरकार हिचकती क्यों है कार्रवाई करने पर? उस तरह से सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जो संशोधन करना चाहिए, जो भी हमारे प्रावधान है उसमें, वो क्यों नहीं किया जा रहा है? जहाँ कहीं भी जहरीली शराब की शिकायत सरकार तक आती है, पुलिस अमला, आबकारी अमला वहाँ पे तुरंत कार्रवाई करता है, और जो लोग इस घटना में लिप्त पाए जाते हैं उनको पकड़ करके उचित कानूनों के तहत जेल भेजने का काम भी सरकार करती है। पंचायत चुनाव आ गए, बहुत अब जरूरी हो गया है, पंचायत किस चुनाव, तरह- देखिए पंचायत चुनाव आ चुके हैं, ये सब लोग जानते हैं कि ये छोटे चुनाव हैं, इन चुनावों में लोग इस तरह के प्रलोभन देते हैं। जनता को भी इससे बचना चाहिए और प्रत्याशियों को भी ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। सरकार इसमें भी गंभीर है। जो लोग भी इस तरह की घटना में पकड़े जाएंगे उनको चुनाव लड़ने से तो प्रतिबंधित किया ही जाएगा और जेल भी जाएंगे, और इसमें जो क्षति होगी जान माल की, उसकी क्षतिपूर्ति भी इन्हीं लोगों की संपत्ति बेच के पूरी की जाएगी। सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो हमारे साथ थे विवेक पांडे, सपा नेता, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ बीजेपी नेता, सूर्य प्रताप शुक्ला पूर्व आईपीएस, और आशीष कोटाडिया कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े थे। तो बड़ा सवाल यही था हमारा कि जिस तरह से नशीली शराबों और जहरीली शराब से लोगों की दिन पर दिन मौत होती जा रही है, उसको लेकर जो सिंडिकेट 10,000 करोड़ से अधिक का जो चल रहा है, इस पर कब लगाम लगाई जाएगी और किसकी संलिप्त, कौन संलिप्त है इसमें और किसका इस पर सबसे ज्यादा जोर है इन लोगों पर, इसका भी पुष्टि होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसमें प्रधान जो है वो अपने वोटरों को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं शराब ऑफर करते हैं और उसमें मौतें सामने आती है, तो इस पर भी प्रशासन और शासन द्वारा रोक लगानी बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे किसी गर्म मुद्दे के साथ ऐसे ही सवाल करते हुए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।